Good morning, students. In this video of electromagnetic spectrum, we will read about molecular vibrations. In the previous video, we have talked that when a molecule get the radiation of IR region, it undergoes the vibrational motion that is known as molecular vibration. प्रत्येक मोलिक्यूल के एटम्स एक स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं, वो अपनी पर्टिकुलर पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेशन करते रहते हैं। वाइब्रेशन के कारण मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट एटम्स के बीच की बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल दोनों में या दोनों में से किसी एक में परिवर्तन होता रहता है। वास्तव में किसी भी मॉलिक्यूल में वेरियस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। जब किसी भी मॉलिक्यूल द्वारा पर्टिकुलर वेवलेंथ की या एनर्जी की रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन होता है तो उसमें वाइब्रेशनल मोशन होने के कारण वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन होता है। उसके फलस्वरूप आईआर स्पेक्ट्रम में अब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की अपेक्षा वाइब्रेशनल ट्रांजिशन अधिक होते हैं। इसी कारण से किसी भी कंपाउंड के आईआर स्पेक्ट्रम में अब्जॉर्प्शन बैंड्स की संख्या यूवी स्पेक्ट्रम के अब्जॉर्प्शन बैंड की संख्या से अधिक होती है। अब अपन बात करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में जब आईआर रेडिएशन के अब्जॉर्प्शन के द्वारा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होते हैं और उनके द्वारा मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होते हैं, तो उससे किस किस तरह के वाइब्रेशंस हो सकते हैं। देखिए, कोई भी अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मीन्स एक मॉलिक्यूल में दो से अधिक एटम्स प्रेजेंट हो, तो उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। जैसे कि किसी मॉलिक्यूल में अगर n एटम्स है तो उसके नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने होंगे, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखना होगा उसके लिए हमें कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी है। यदि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर का मतलब है वी शेप हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, टेट्राहेड्रल हो सकती है, यानी कि एक लीनियर शेप के अलावा, ये लीनियर शेप होती है, लीनियर शेप के अलावा कोई भी शेप या ज्योमेट्री है, यानी कि मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है, तो उसमें कितने वाइब्रेशंस होने की पॉसिबिलिटी है। वाइब्रेशंस की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है 3n-6। यहाँ पे n उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स हैं, कितने एटम्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं। जैसे कि अपन बात करें वाटर मॉलिक्यूल की, वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं? दो तो हाइड्रोजन एटम है इसमें, एक ऑक्सीजन एटम है इसमें, तो टोटल कितने हो गए? 3 एटम्स हो गए। फिर अपन इसकी शेप को लेते हैं। इसकी शेप हमें पता है ये वी शेप होता है। अब वी शेप लीनियर तो नहीं है, तो अपन इसको नॉन लीनियर में काउंट करेंगे। इसके नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने होंगे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास में 3n-6। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो कैलकुलेट कीजिए, 3 इंटू n, n मीन्स 3 माइनस 6, देन इट विल बी 9 - 6 एंड 3, यानी कि यहाँ पे कितने मोड ऑफ वाइब्रेशंस होंगे? 3 मोड ऑफ वाइब्रेशंस होंगे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के केस में, और वो भी कौन सा है? अपना वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरीके से अगर अपन कोई और मॉलिक्यूल लें, जैसे कि BF3 लें,
BF3 में कितने कितने नंबर ऑफ मोलिकुलर वाइब्रेशंस होंगे। सबसे पहले अपने को ये देखना है इसकी शेप कैसी है। ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप है, यानी लीनियर तो नहीं है, नॉन लीनियर में आ गया। नॉन लीनियर होने के कारण इसमें मोड ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया 3n-6। 3 इंटू एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 बोरोन एटम है, 3 फ्लोरीन एटम है, तो टोटल कितने एटम्स हो गए 4 -6। तो 3 इंटू 4 12 -6 इक्वल्स टू 6, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिकुलर वाइब्रेशंस कितने होंगे 6 होंगे। इस तरीके से अपन कोई भी एग्जाम्पल लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। आप घर पे इसके बारे में प्रैक्टिस कीजिएगा। ये एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स दे दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि इनमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होंगे, कैलकुलेट कीजिए। अब अपन बात करते हैं लीनियर मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स तो नॉन लीनियर नहीं होते, कुछ मॉलिक्यूल्स की शेप लीनियर भी होती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये लीनियर मॉलिक्यूल है। इसमें कितने मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होंगे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होगा 3n-5, यानी अपने को ये याद रखना है लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 3n-5 एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होंगे 3n-6। CO2 के लिए अपन कैलकुलेट करें तो 3 इंटू एन की वैल्यू कितनी आएगी, अपन काउंट कर सकते हैं 1 2 3, यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है -5, 9 - 5 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे कितने मोलिकुलर वाइब्रेशंस हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। जैसे जैसे एटम्स की संख्या बढ़ती जाती है वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। वास्तव में जब कोई वाइब्रेशन ऐसा हो जिसकी फ्रीक्वेंसी समान होती है, ऐसे वाइब्रेशंस जिनकी फ्रीक्वेंसी समान होती है उन्हें हम नॉर्मल या फंडामेंटल वाइब्रेशन कहते हैं। ये कंपनों की आवृत्ति फंडामेंटल आवृत्ति कहलाती है। कंपन वास्तव में 2 तरीके के होते हैं, ये अपन यहाँ टेबल में देख सकते हैं। चलो अपन खुद ही अपनी टेबल क्रिएट कर लेते हैं कि वाइब्रेशंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो अपने देखते हैं ये मोलिकुलर वाइब्रेशंस के 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है अपना स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और दूसरा अपना होता है बेंडिंग वाइब्रेशंस। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का मतलब होता है कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम से अटैच्ड एटम्स का स्ट्रेच होना, यानी बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन होना। ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस फिर से 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो होता है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और दूसरे होते हैं एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। नेक्स्ट बेंडिंग वाइब्रेशंस को अपन फर्दर फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या बेंडिंग वाइब्रेशंस 4 टाइप्स के होते हैं। सीजरिंग वाइब्रेशन, रॉकिंग वाइब्रेशन, थर्ड वन इज वैगिंग वाइब्रेशन एंड फिफ्थ वन इज ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। इन सभी वाइब्रेशंस को अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की।
स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ में चेंजेस आते हैं। बॉन्ड लेंथ नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। जैसे कि अपन यहाँ पे 3 एटम्स युक्त मॉलिक्यूल में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को देखते हैं। फर्स्टली अपन बात करेंगे सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस VS। इस प्रकार के वाइब्रेशन में 2 बॉन्ड लेंथ्स, ये देखिए ये सेंट्रल एटम है और ये 2 अटैच्ड एटम हैं। ये दोनों बॉन्ड लेंथ या तो एक साथ बड़ी होती हैं या एक साथ छोटी होती हैं। सिंपल डायग्राम में अपन यहाँ पे दिखा सकते हैं, दोनों बॉन्ड लेंथ या तो एक साथ बड़ी होती हैं और एक साथ छोटी होती हैं। ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस कहलाते हैं। इनमें हम देख सकते हैं बॉन्ड लेंथ घटती और बढ़ती रहती हैं, लेकिन बॉन्ड एंगल में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह के वाइब्रेशंस सर्वप्रथम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में एनरिको और फर्मी के द्वारा देखे गए थे। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की बात करें अपन, इसे VAS से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स सेंट्रल एटम के साथ एक स्ट्रेच हो और दूसरा कंप्रेस हो, यानी एक बॉन्ड लेंथ बढ़ती है दूसरी बॉन्ड लेंथ घटती है, अगेन एक बॉन्ड लेंथ घटती है और दूसरी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, यानी इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक के घटने पर दूसरा बढ़ता है। इसे हम एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं। अब अपन आते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस पे। बेंडिंग वाइब्रेशंस को एक अन्य नाम डिफॉर्मेशन वाइब्रेशंस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के बारे में एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से लर्न करना है। बेंडिंग वाइब्रेशंस में हम देख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि इन वाइब्रेशंस में बॉन्ड एंगल्स के बीच में परिवर्तन होता है। ये वाइब्रेशंस फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, एक ही प्लेन में होने वाले वाइब्रेशन और आउट ऑफ प्लेन होने वाले वाइब्रेशन। प्लेन में होने वाले वाइब्रेशन 2 तरीके के हैं, सीजरिंग वाइब्रेशन एंड रॉकिंग वाइब्रेशंस। सीजरिंग वाइब्रेशंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, रॉकिंग वाइब्रेशंस को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। सीजरिंग वाइब्रेशन देखिए, अपने पता है कैंची कैसे चलती है, कैंची के दोनों जो ब्लेड्स होते हैं वो एक समय में विपरीत दिशा में चलते हैं। अपने हाथ से आप कैंची का सिंबल बनाएं और उंगलियों को कैंची की तरह चला के देखें तो आपको पता चलेगा दोनों फिंगर्स एक बार जब अपन कैंची को चलाते हैं तो एक दूसरे के पास आती हैं, फिर दोनों दूर जाती हैं। यानी कि बॉन्ड एंगल अपन यहाँ पे देखें दोनों ब्लेड्स के बीच में, तो बॉन्ड एंगल कम होता है, बॉन्ड एंगल बढ़ता है। यही सीजरिंग वाइब्रेशंस है, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थात इन वाइब्रेशंस में दोनों एटम्स के बीच का बॉन्ड लेंथ कम होता है, दोनों विपरीत दिशाओं में गमन करते हुए एक दूसरे के पास आते हैं, बॉन्ड लेंथ नहीं, बॉन्ड एंगल, एक दूसरे के पास भी आते हैं और एक दूसरे से एक ही साथ दूर भी जाते हैं। रॉकिंग वाइब्रेशंस, रो, इस प्रकार के वाइब्रेशंस में मॉलिक्यूल के दोनों एटम्स सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में मोशन करते हैं। जैसे कि ये सेंट्रल मॉलिक्यूल है,
इसके ये दोनों अटैच्ड एटम हैं, तो ये दोनों एक साथ, जैसे सीजरिंग में तो क्या हो रहा था, ये दोनों विपरीत दिशाओं में गमन कर रहे थे, लेकिन यहाँ एक साथ एक ही दिशा में ये गमन करते हैं। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल दोनों में ही परिवर्तन नहीं होता है। अब अपन बात करते हैं आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशंस की। ये टू टाइप्स के हैं, वेगिंग वाइब्रेशंस एंड ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस। वेगिंग वाइब्रेशंस को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया गया है। वेगिंग वाइब्रेशंस को अपन समझने के लिए झूले का एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक रस्सी वाला झूला होता है जो पहले बच्चे पेड़ों पे लगाया करते थे। उस झूले में हम उन दोनों रस्सियों को हम बॉन्ड की तरफ मान सकते हैं और हम देखते हैं झूला एक समय में या तो आगे की तरफ दोनों रस्सियां जाती हैं या पीछे की तरफ दोनों रस्सियां जाती हैं। तो वेगिंग वाइब्रेशंस में भी दोनों एटम्स अपने प्लेन को छोड़कर उस प्लेन के आगे या पीछे एक ही साथ गति करते हैं। ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस में क्या होता है, यह वास्तव में एसिमेट्रिक टाइप का होता है। इन वाइब्रेशंस में मॉलिक्यूल के दोनों पार्ट्स, एक जब प्लेन के आगे की तरफ गति करता है तो दूसरा प्लेन के पीछे की तरफ मोशन करता है। जैसे कि झूले की रस्सियों का ही अपन यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, दोनों रस्सियों को बीच में से कट कर दिया गया और एक रस्सी आगे की तरफ, एक रस्सी पीछे की तरफ दौड़ रही है या चल रही है, वाइब्रेशन कर रही है। इस प्रकार से किसी भी मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हो सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में कौन से मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होंगे, यह डिपेंड करता है मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पर। कितने वाइब्रेशंस होंगे यह हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3n-6 या 3n-5 फॉर्मूला से। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस वहाँ से काउंट होंगे, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर से पता किए जाएंगे। यहाँ पे डायग्रामेटिकली इन सभी वाइब्रेशंस को दिखाया गया है। ये सीजरिंग वाइब्रेशंस हैं जिसमें बॉन्ड एंगल में परिवर्तन हो रहा है, दोनों एटम्स एक साथ विपरीत दिशाओं में चलते हैं। रॉकिंग वाइब्रेशंस में ये एक साथ सेम डायरेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे प्लस, दोनों प्लस दिखाने का मतलब एक डायरेक्शन में एक साथ जा रहे हैं, एक पे प्लस और एक पे माइनस दिखाने का मतलब एक अगर प्लेन के आगे की तरफ जाता है तो दूसरा प्लेन के पीछे की तरफ गति करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे डाइपोल मोमेंट एवं IR स्पेक्ट्रम। थैंक यू।